हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं एक बार फिर आपके सामने GSVJ एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अभी आपका रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, तो इसका क्या कारण है प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम SST का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे। उसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध यानी कि जो राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण थे, उनमें पहला प्रथम विश्व युद्ध हमने पढ़ा, सत्याग्रह, विचार, फिर असहयोग और खिलाफत आंदोलन। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन हमने पढ़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी असहयोग आंदोलन की तरह सफल नहीं हो सका, लेकिन लोगों के मन में एक जागृति पैदा की। तो असहयोग आंदोलन लास्ट में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य 5 मार्च 1932 को एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे और राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। समझौते के तहत गांधी जी लंदन दिसंबर 1932 में लंदन गए, लेकिन वहाँ उनको निराशा ही हाथ लगी। जबकि एक चीज़ और ध्यान रखना कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था, तो उसमें भावी संविधान की चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। सेकंड में गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन वो निराश होकर वापस लौट आए। इधर अंग्रेज़ों ने फिर दमनात्मक चक्कर शुरू कर दिया और बहुत निर्ममता के साथ लोगों के साथ पेश आए। अभी भी अब्दुल गफ्फार खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। गांधी जी ने ऐसी गतिविधियां देख के फिर से असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, लेकिन वो 34 तक आते आते उसकी गति धीमी पड़ गई। तो अब ये तो पहले का था। अब हमें ये देखना है कि आंदोलन में लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, यानी कि इस आंदोलन में लोगों ने कैसे लिया, किस तरह भाग लिया। तो हम इसको 4-5 पार्ट में बांटकर अध्ययन करेंगे। यानी कि सिविल नाफरमानी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही कहा जाता है सिविल नाफरमानी। ये वर्ड ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन ना देकर सिविल नाफरमानी शब्द दे दे, तो वहाँ आप कंफ्यूज मत होना, ये उसी को बोला जाता है। इसमें शामिल विभिन्न सामाजिक समूह और जो स्वराज्य था, जो महात्मा गांधी का जो स्वराज्य का मेन जो मोटो था, उसको किस अर्थ में लिया, तो मैंने इन्हें 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट में नहीं है, लेकिन मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड करके फिर आपके सामने रखा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो पहला मैंने रखा किसान समुदाय, दूसरा व्यावसायिक समुदाय, तीसरा श्रमिक और चौथा महिलाओं का योगदान। तो इस तरह ये आसानी होगी कि पैराग्राफ से आपको अलग अलग, यानी कि पैराग्राफ में ढूंढना नहीं पड़ेगा इन किसानों के बारे में है या व्यवसायिक है, महिलाओं का है या श्रमिक।
मैंने इनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हम एक एक को देखते हैं कि किस समुदाय ने कितना आंदोलन में योगदान दिया। तो पहले देखते हैं किसान समुदाय और सविनय विज्ञ आंदोलन। तो गांव में संपन्न किसान समुदाय, जैसे गांव में संपन्न वर्ग था, जो संपन्न किसान थे, जैसे गुजरात में उदाहरण के लिए पाटीदार और उत्तर प्रदेश में जाट। मतलब दोनों वर्गों का ध्यान रखना, गुजरात में पाटीदार और उत्तर प्रदेश में जाट, ये संपन्न किसान समुदाय थे। तो ये भी सक्रिय रूप से भाग लिए इन्होंने, क्योंकि उस समय में मंदी की मार, यानी कि उस समय महामंदी का दौर चल रहा था। तो व्यवसायिक खेती करने वाले, यानी कि एक तो व्यवसायिक खेती होती है और दूसरी मतलब व्यवसायिक खेती में ये है कि हम उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए उगाते हैं व्यवसायिक खेती। तो व्यवसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी से उनकी कीमतें गिरने लग गई, यानी कि किसान परेशान हो गए। क्योंकि महामंदी का दौर चल रहा था, व्यवसायिक फसल उन्होंने बोई तो उनकी कीमतें गिरने लग गई। तो एक तो किसान इससे बहुत परेशान हो गए, और फिर सरकार को लगान चुकाना भी नामुमकिन हो गया। क्यों? क्योंकि ना तो इनको दाम मिल रहे थे उचित, मतलब फसलों की रेट मिल रही थी, और उधर से गवर्नमेंट यानी कि सरकार, ब्रिटिश सरकार के बहुत ज़्यादा कर थे, तो वो इनको चुका पाना नामुमकिन था। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, यानी कि सरकार बिल्कुल भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी लगान चुकाने या लगान कम करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। इसलिए चारों ओर असंतोष फैल गया। संपन्न किसानों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब मेन चीज़ ये है कि हम इसमें देखेंगे कि किसानों ने आंदोलन को किस अर्थ में लिया, व्यवसायियों ने आंदोलन को किस अर्थ में लिया, और श्रमिकों ने इस आंदोलन को किस अर्थ में लिया। तो मेन मोटो समझना ये है हमें, किसानों ने स्वराज्य शब्द का क्या अर्थ निकाला। उन्होंने स्वराज्य की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ थी, यानी कि उनका मेन मोटो था किसानों का कि जो आंदोलन में शामिल होने का जो लगान, भारी लगान था, उससे खिलाफ। यानी कि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया कि किसान आंदोलन में क्यों सम्मिलित हुए, लगान के खिलाफ, लगान कम करने के लिए। तो ये किसानों का मोटो था, जो गांधी जी के स्वराज्य से बिल्कुल अलग था। फिर है जब 1931 में लगानों के गठे बिना ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, यानी कि जो लगान, यानी निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला, ना लगान कम हुई ना और इन सब के बावजूद भी गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो उन्हें भारी निराशा हुई। क्यों? क्योंकि गांधी जी के स्वराज्य का अर्थ अलग था, इनके किसानों का स्वराज्य था सिर्फ लगान के खिलाफ, जो भारी लगान थी उसके खिलाफ। तो उनको निराशा हार लगी। फिर जब गांधी जी ने 1932 में दोबारा असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो इन्होंने भाग नहीं लिया। ये था संपन्न किसानों का, जो संपन्न किसान थे वो, तो उनका मेन मोटो था लगान कम करवाना। तो वो हुआ नहीं, तो 1932 में दोबारा सविनय विज्ञ आंदोलन में भाग नहीं ली। गरीब किसान केवल लगान की कमी नहीं चाहते थे। अब गरीब जो किसान थे उनका उद्देश्य और था, यानी कि लगान तो उनका उद्देश्य था ही था। उसके साथ बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेते थे, यानी कि ये मान लो कि अभी अपने यहाँ लोकल भाषा में जिसको बोलते हैं ना कि शीर ले रखा है, दूसरे की ज़मीन पर खेती करना
और उसमें मतलब आधा आधा या 1/3 जो भी हिस्सा होता है, अपने यहाँ अभी भी करते हैं कि ज़मीन दूसरे की और खेती और करता है, शेयर लेना है वही है। तो वो था कि जमींदार था, तो पहले वाले में तो कि संपन्न किसान थे जो जमींदार वगैरह आ गए, दूसरे गरीब किसानों पर डबल मार थी। एक तो लगान चुकाने की, दूसरी पट्टे पर जो ज़मीन ली है, ज़मीन लेकर जो खेती कर रहे थे। तो महामंदी की ऐसी मार हुई कि वो ज़मीन पर, जो पट्टे पर ज़मीन ली जाती थी उसका किराया चुकाना पड़ता था किसान को, तो वो किराया चुकाने में असफल रहे। क्योंकि महामंदी की वजह से जो फसल का उचित मूल्य था उससे आधा ही मिल रहा था। तो अब ये देखना है कि संपन्न किसानों का मेन उद्देश्य लगानों में कमी, जो संपन्न किसानों से लेती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर नीचे जो गरीब किसान थे उनको लगान, तो उनका उद्देश्य था ही, और वो पट्टे पर जो ज़मीन ले रखी थी उसका किराया भी बहुत नहीं चुका रहे। तो उनका स्वराज्य का मतलब पट्टे पर जो किराया पर ले रखी है उसमें छूट और लगान में छूट, ये उनका मेन स्वराज्य, मतलब इस आंदोलन में भाग लेने का उनका मेन उद्देश्य ये था। उन्होंने रेडिकल आंदोलन, जो मतलब रेडिकल जो स्थानीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहे थे, जिनका नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्ट कर रहे थे, वो आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। पहले से ही रेडिकल आंदोलन चल रहे थे, तो कांग्रेस ने उन्हें, इस गरीब किसानों को आंदोलन में शामिल करने से हिचकिचा रही थी। कारण कि अमीर किसान और जमींदार की नाराज़गी से भय, यानी कि अगर गरीब किसानों की मदद या इनको आंदोलन में शामिल करते हैं तो उधर जमींदार और संपन्न किसान हाथ से निकल जाएंगे। तो इस वजह से, और फिर दूसरा ये है, एक वर्ड यूज हुआ, भाड़ा विरोधी आंदोलन, यानी कि भाड़ा विरोधी, क्योंकि रेडिकल आंदोलन चल रहा था और उसी में उसका नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्ट कर रहे थे। तो भाड़ा आंदोलन में समर्थन देने से प्राय हिचकिचा रही थी। तो गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच में अनिश्चितता का माहौल बना रहा। कहने का मतलब किसानों में दो पार्ट हो गए, एक की संपन्न और जमींदार, वो लगान के लिए थे, वो भी, उन्होंने भी आंदोलन में भाग लिया। प्लस गरीब किसान थे, उनका मेन मकसद था लगान तो कम हो ही, जो पट्टे पर ज़मीन ली है उसका किराया भी माफ़ हो या कम हो। कांग्रेस इनको, गरीब किसानों को शामिल करने से हिचकिचा रही थी आंदोलन में, क्योंकि अगर इनको शामिल करती तो संपन्न किसान और जमींदार यहाँ उनके हाथ से निकल जाते। तो ये था किसानों का। इसको मैंने पॉइंटों में डिवाइड किया है, नोट्स में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जो मैंने बोला वो लाइन टू लाइन पॉइंटों नोट्स में मैंने डाल दिया है। अब देखते हैं व्यवसायी वर्ग किस उद्देश्य या उनका क्या उद्देश्य था कि आंदोलन में सम्मिलित होने का। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें भारतीय व्यापारियों और उद्योगों को भारी मुनाफा कमाया और ताकतवर हो गए। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने व्यापार के जरिए या व्यवसाय के जरिए इन्होंने बहुत भारी मुनाफा कमाया। कारोबार फैलाने के लिए इनने व्यवसायिक नीतियों का विरोध किया। यानी कि अब इनका जो मेन मकसद था सविनय के आंदोलन में भाग लेने का, कि व्यवसायिक नीतियाँ जो गवर्नमेंट की या ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो व्यवसायिक नीतियाँ थी उनका विरोध करना और व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आती। यानी कि व्यवसायिक जो नीतियाँ इन पर लागू की गई थी उनका मेन मकसद था उनका विरोध करना। जैसे ये कुछ इनकी कुछ मांगे थी,
विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा, यानी कि जो विदेश से जो आयात करते हैं उन वस्तुओं की सुरक्षा। रुपये और स्टर्लिंग विदेशी विनिमय में बदलाव, यानी कि ये अनुपात था रुपये और स्टर्लिंग में, इसमें बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ सके। तो ये इनका मेन उद्देश्य, व्यावसायिक वर्ग का मेन उद्देश्य था। फिर है व्यवसायी वर्ग ने उस समय दो व्यावसायिक हितों के लिए दो संगठित करने के लिए दो संगठन बनाए। इनका नाम याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। पहला 1920 में बना था, दूसरा भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंग्लिश में इसको इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस कहा जाता है। यह व्यावसायिक हितों के लिए यानी व्यापारी वर्ग के लिए बनाया गया। फिर दूसरा संगठन बनाया 1927 में, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, यानी कौन सा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडर ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में फिक्की बोलते हैं, जो वर्तमान में कार्यरत है। फिर है कुछ पूंजीपति, जैसे उस टाइम के धनी पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी.डी. बिरला जैसे उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध और सिविल नफानी यानी सैन्य अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इनका भी अपना एक स्वार्थ था, क्योंकि ये औपनिवेशिक नियंत्रण इन व्यापारियों या व्यवसायों पर बढ़ता जा रहा था, तो कैसे भी करके ये उनको कम करना चाहते थे। ये इनका मेन उद्देश्य था। फिर जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, तो ये आंदोलन से लगभग हटने लग गए। क्यों हटे, क्यों? अब ये जो मतलब 1932 में जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1932 में असफल रहा, तो हटे क्यों? क्या कारण थे कि इनके कारण ये हटे? एक तो उन्हें उन गतिविधियों का भय था, यानी कि उन्हें जो हिंसक गतिविधियां थी उनसे भय था, लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों का समाजवाद के प्रति बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। ये दो कारण थे। पहला तो था इन्हें उग्र गतिविधियों का डर था, दूसरा यानी कि इनको लंबी अशांति और युवा कांग्रेस के नेताओं का समाजवाद के प्रति बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। तो इन्होंने भी फिर द्वितीय सविनय विज्ञान आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया। तो इनका भी अपना खुद का उद्देश्य था, जैसे किसानों का था कि व्यवसाय गतिविधियों में जो औपनिवेशिक सरकार ने नियंत्रण लगा रखा था या जो कठोर नियंत्रण थे उनको हटवाना या उनमें शिथिलता चाहते थे। अब फिर देखते हैं कि श्रमिक वर्ग ने इस आंदोलन में कैसे भाग या इस आंदोलन को किस रूप में या उनका क्या मकसद था। तो पहले बात तो ये है कि श्रमिक वर्ग ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, सबसे बड़ी बात ये है। और इसका कांग्रेस ने भी इसको श्रमिक वर्ग को इतना महत्व नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर श्रमिक वर्ग को महत्व देते तो उधर पूंजीपति हाथ से खिसक जाते। समझ में आया? कैसे श्रमिक वर्ग को अगर साथ लेते तो पूंजीपति हाथ से निकल जाते। तो आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं भी बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उद्योगपतियों के जाने के भय से कांग्रेस ने, यानी कि कांग्रेस जो उद्योगपतियों और जो जमींदार जो संपन्न लोग थे उनकी तरफ
जा रही थी, तो ये वर्ग, श्रमिक वर्ग उनसे दूर होता जा रहा था। फिर भी कुछ मजदूरों ने आंदोलन में भाग लिया, यानी कि न के बराबर श्रमिकों ने भाग लिया। अब मैं नोट, इनका मोटो क्या था, किसानों, व्यवसाय, और इनका मोटो क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसी कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन और खराब परिस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। अब यहाँ पे इनका मोटो आ गया कि कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ हमने लड़ाई से जोड़ लिया। यानी कि इनका मोटो ये था कि वे कम वेतन और खराब कार्य परिस्थितियों को खिलाफ लड़ाई थी। तो इनका श्रमिक वर्ग का मोटो ये था, या उनका उद्देश्य ये था। तो फिर भी 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी यानी बंदरगाह कामगारों ने हड़ताल कर दी। 1930 में ही छोटे नागपुर में टिन खानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार जैसे अभियान में हिस्सा लिया। अब वही बात आ गई कि अगर श्रमिक वर्ग को कांग्रेस हाथ में लेती तो उद्योगपति उनसे छिटक जाते। तो इसी कारण श्रमिक वर्ग आंदोलन में ज़्यादा रुचि नहीं ली और वो दूर होता गया। तो अब यहाँ पे जो श्रमिकों ने भाग लिया उनका मेन उद्देश्य था कम वेतन और खराब कार्य परिस्थितियों के खिलाफ जो स्वराज्य, महात्मा गांधी का स्वराज्य था, उसमें उसने अपने इस उद्देश्य को जोड़ लिया। तो ये था श्रमिक वर्ग का। अब है महिलाओं का योगदान। तो महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों का पैकेटिंग की और बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। यानी कि जुलूस में हिस्सा लेना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों में पैकेटिंग, यानी कि मार्ग को रोक के। पैकेटिंग का मतलब हो गया कि मार्ग जो उन शराब की दुकानों या विदेशी कपड़ों के जो स्टोर थे वहाँ जाने वाले रास्ते को ही रोक के रखना, पैकेटिंग। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। अब इसमें यह है ध्यान देने वाली बात, इनमें किन महिलाओं ने भाग लिया। तो इनमें शहरी इलाकों में उच्च जाति की महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया, यानी कि शहर में भी जो उच्च जाति की थी उन्होंने भाग लिया। गाँव में भी जो संपन्न किसान परिवार की महिलाएं, यानी कि इसमें भी गरीब या निचला वर्ग ने भाग नहीं लिया। इनमें शहरों में उच्च जाति की महिलाएं और गाँवों में संपन्न किसानों की महिलाएं, उन्होंने भाग लिया। गांधी जी के आह्वान पर, यानी गांधी जी ने जो आह्वान किया उसको राष्ट्र सेवा को पवित्र मानते हुए औरतों ने इस आंदोलन में भाग लिया, क्योंकि गांधी जी के आह्वान को ही उन्होंने पवित्र उद्देश्य मान लिया। और लेकिन इनसे भी औरतों की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया। इतना सब कुछ करने के बाद में भी इनकी स्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं आया। क्यों? गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका निभाना, निर्वाह करना, ये इनका परम पहला कर्तव्य है। ये मानते थे महात्मा गांधी महिलाओं के बारे में। तभी तो लंबे समय तक कांग्रेस के किसी भी बड़े पद पर किसी महिला को नहीं नियुक्त किया या उनको नहीं दिया गया कोई पद। तो इस तरह था मेरे प्यारे भाई बहनों, श्रमिक महिलाओं का, किसानों का और व्यावसायिक वर्ग का, इनका सबका मोटो, मेन चीज़ है, उद्देश्य अपना हित था और वो इस आंदोलन में अपने हित से जुड़े, हितों को साधने के लिए इसमें जुड़े थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। नोट्स है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। आप पढ़ रहे हैं, यहाँ वैसे एक्स्ट्रा तैयारी हो जाएगी। यहाँ मैं ना कोई फीस ले रहा ना कुछ और एक बात आप समझो कि अगर मैं एक वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम 4 घंटे लगते हैं, 20-25 मिनट का वीडियो बनाने में 4 घंटे की मेहनत लगती है, वो भी सिर्फ आपके लिए। मैं चाहता हूँ आप सभी को फ़ायदा मिले, सभी स्टूडेंटों को फ़ायदा मिले, क्योंकि आज अगर आपने पढ़ाई को हल्के में ले लिया तो आगे फिर भविष्य देख लो कैसा हो। फिर इतने नोट्स का छांटना, इतने पैराग्राफों में से शॉर्ट, यानी कि ऐसे करके शॉर्ट। भाई अभी जैसे ये चैप्टर था, इसमें से अलग अलग किया मैंने, किसानों को अलग किया, व्यवसायियों को अलग किया। सारी बातें हैं वही जो चैप्टर में दे रखी है, लेकिन इनको अलग अलग किया ताकि समझने में आसानी हो। चलो कल इससे आगे के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो बताने की, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। कल तिथियों और जो महत्वपूर्ण तिथियां थी उन पे, और जो सविनय विज्ञान आंदोलन की सीमाएं थी उन पे हम चर्चा करेंगे। यानी कि कल की क्लास और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगी। ओके, धन्यवाद। आपके रेस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा।